हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? सभी का स्वागत है आगाज़ इंस्टीट्यूट में। हमारी जो यूनिट है 7, उस यूनिट 7 का जो टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, उस टॉपिक की हमारी एक क्लास हो चुकी है। आज दूसरी क्लास है। विज्ञान की जो प्रारंभिक शाखाएं हैं उन प्रारंभिक शाखाओं के बारे में एक बेसिक सी जानकारी हमने पिछली क्लास में ली थी। आज हम उन शाखाओं के विषय में समझेंगे। अब देखो, टॉपिक में दिया हुआ है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान। मतलब कि आपको सिर्फ एक प्रारंभिक ज्ञान यहाँ से लेना है कि आखिर में इन शाखाओं में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, इन शाखाओं से संबंधित क्या क्या क्षेत्र हैं, यही आपको जानना है। 2024 का जो पेपर हुआ, इस टॉपिक से संबंधित अगर हम प्रश्न देखें तो ऐसे कोई विशेष प्रश्न नहीं थे कि आपको यहाँ पर कोई डीपली अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो जैसा सिलेबस है, सिलेबस में जैसा टॉपिक मेंशन है, आपको भी उसी तरह से एनालिसिस करके उस टॉपिक को पढ़ना है। तो आइए करते हैं हम शुरुआत। विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हमने देखी थी पिछली क्लास में, उन शाखाओं में आज हम पहली शाखा को पढ़ेंगे, जिस शाखा का नाम है भौतिक शास्त्र। अब देखो स्टूडेंट, भौतिक शास्त्र तो भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, परंतु ये सब्जेक्ट फिनिश नहीं होने वाला है ना। हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की आपको भौतिकी देखने को मिलेगी, है ना। 11th-12th में जो भौतिकी होती है, साथ ही साथ जो मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में जो भौतिकी होती हैं, तो उनके लेवल में और जो कॉलेज वगैरह में हम भौतिकी पढ़ते हैं उनके लेवल में काफ़ी अंतर होता है। काफ़ी सारे सिद्धांत, काफ़ी सारी संकल्पनाएं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इस भौतिकी में देखने को मिलेगी। तो भौतिकी कोई छोटा मोटा क्षेत्र है नहीं, बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। भौतिकी के बारे में मैं यूँ कहूँ कि मैं आपको पूरी फिजिक्स यहाँ पर पढ़ा दूंगा या आप पूरी फिजिक्स यहाँ से पढ़ो, तो वो असंभव है। क्योंकि परीक्षा की भी डिमांड है कि जो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं उनका प्रारंभिक ज्ञान, है ना, क्लियर लिखा है प्रारंभिक ज्ञान। तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि आप भौतिकी के सारे सिद्धांत रटो, परिभाषाएं रटो, है ना। ऐसा असंभव है, ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। 2024 के पेपर को देखकर हम समझ गए हैं कि भौतिकी या विज्ञान की किसी भी शाखा से अगर कोई प्रश्न है तो वो नॉर्मल सा एक प्रारंभिक ज्ञान वाला प्रश्न ही है ना। तो हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि दीवार को धक्का देने वाली मेहनत नहीं करना है कि आप दीवार को धक्का देते रहो और दीवार का धक्का देने के बाद रिजल्ट तो कुछ निकला ही नहीं, कार्य हो गया 0, है ना। तो मतलब वो चीजें नहीं पढ़ना है जो परीक्षक पूछता ही नहीं है। हमें वही पढ़ना है जो परीक्षा में हमारे लिए काम की है। बाकी फिजिक्स में तो बहुत कुछ है पढ़ने को। चलिए तो करते हैं शुरुआत। भौतिकी क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति के मूलभूत नियमों, है ना। अब प्रकृति के मूलभूत नियम कैसे हैं? जैसे सूर्य का उदय होना, सूर्य का अस्त होना, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के, है ना। ये सारे पृथ्वी के मूलभूत नियम है ना। मौसम बदलते हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पृथ्वी के मूलभूत नियमों के अंतर्गत हम उन्हें शामिल करते हैं। तो भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों, पदार्थ, है ना, जो पदार्थ हैं, तो इस दुनिया में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब पदार्थ ही हैं। तो पदार्थ, साथ ही साथ ऊर्जा और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करती है। मतलब विज्ञान की वह शाखा है भौतिकी जिसमें हम इस प्रकृति के जो मूलभूत नियम हैं उनको, जो पदार्थ हैं इस प्रकृति पर उसको, जो ऊर्जा है उसे, तथा इनके आपसी संबंधों के विषय में हम अध्ययन करते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि यह हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने का एक माध्यम है कि कैसे सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्रमा क्यों हमें कम ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है, कैसे पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, कैसे सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह घूमते हैं, उन ग्रहों के घूमने का क्या कारण है, ग्रह किस कारण से घूम रहे हैं। चलो ये तो पता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही, परंतु क्यों लगाती हैं, उसके पीछे का क्या कारण, ऐसा क्या कारण कि पृथ्वी सूर्य को के चक्कर लगा रही है ना। क्या उसको कोई मतलब काम दे रखा है किसी ने, भाई तुम सूर्य के चक्कर लगाओ, है ना। उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों हम इस पृथ्वी पर टिके हुए हैं। हम कितना भी ऊपर चले जाएं, कोई हमें ऊपर से ले जाकर छोड़ दे तो हम वापस से धरती पर आकर गिर जाते हैं। आखिर में ऐसा क्यों? जबकि बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जहां पर ऐसा नहीं होता। कोई आपको ऊपर से फेंकेगा तो आप ऐसे हवा में झूलते रहोगे। तो आखिर में इस पृथ्वी पर क्या है ना। तो इस प्रकार के जो सारे नियम हैं, जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है जिसकी वजह से मैं आज बोल पा रहा हूँ, है ना, जो हमें पदार्थ दिखाई दे रहा, ये पदार्थ आखिर में कैसे बना, है ना, इन पदार्थों के क्या गुण हैं। तो इन सारी चीजों को, जो हमारे चारों ओर की जो दुनिया है, उसको समझने का एक माध्यम है भौतिक शास्त्र।
भौतिक शास्त्र न केवल प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है बल्कि प्रौद्योगिकी और तकनीकी नवाचारों का ये आधार भी है। मतलब जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका भी आधार है ये हमारा भौतिकी। अब देखो भौतिक शास्त्र का परिचय, तो इस शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो फिजिक्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भौतिकी को, है ना, फिजिक्स। और फिजिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिका या फ्यूजिका शब्द से आया है। मतलब ग्रीक भाषा का जो फ्यूसिका शब्द है उससे फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है। और इस फिजिक्स का या फ्यूसिका इस फ्यूसिका शब्द का जो मतलब होता है वो होता है प्रकृति, है ना। इस प्रकृति में जो भी हम देख रहे हैं, हम बोलते हैं ना भौतिक वस्तुएं, है ना, जो भी हमें दिखाई दे रही हैं, कुर्सी दिख रही है, टेबल दिख रही है, हम इनको छू सकते हैं, सारी भौतिक है, प्रकृति का ही हिस्सा है ना। तो फ्यूसिका अर्थात की प्रकृति परिभाषा। भौतिक शास्त्र वह विज्ञान है जो पदार्थ, ऊर्जा, गति, बल, समय, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन करता है। जो बात अभी हमने यहाँ पर देखी है ना, वही बात यहाँ पर लिखी है। चलिए, मेंस में भी आपको ये काम करेगी चीजें, है ना। अगर कभी एग्जामिनर आपसे पूछे फिजिक्स के बारे में कुछ शब्दों में, तो आप यहाँ से बिल्कुल याद रख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो भौतिक शास्त्र की शाखाओं को समझते हैं ना। प्रारंभिक ज्ञान के अंतर्गत भौतिक शास्त्र की कुछ शाखाएं हैं। एक है शास्त्रीय भौतिकी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। एक है आधुनिक भौतिकी, जिसे मॉडर्न फिजिक्स के नाम से हम जानते हैं। तो अब देखो क्लासिकल फिजिक्स या शास्त्रीय भौतिकी में क्या पढ़ा जाता है, तो यह वे सिद्धांत हैं जो न्यूटन या उससे पहले के समय में विकसित हुए थे। मतलब न्यूटन ने जो सिद्धांत दिए, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, है ना, तो इस प्रकार से जो न्यूटन ने जो नियम दिए, न्यूटन ने जो सिद्धांत दिए, और न्यूटन के सिद्धांत देने से पहले जो सिद्धांत चले आ रहे थे भौतिकी में, जिन्हें हम मानते थे, उसे, उन सिद्धांतों का जो पूरा ग्रुप है उसे क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत रखा जाता है ना। जैसे हम बोलते हैं ना शास्त्रीय नृत्य, मतलब जो प्राचीन समय में था। अब वर्तमान में तो आपने देखा होगा कैसे कैसे नृत्य आ चुके हैं, है ना, कैसे कैसे नृत्य आ चुके हैं। नृत्य कम लगता है, ऐसा लगता है कोई स्टैंड कर रहा हो, है ना। नृत्य तो कम लगता है ना, ऐसा लगता ही नहीं कोई नाच रहा है। ठीक है, अब शास्त्रीय भौतिकी के प्रमुख क्षेत्र क्या है, जैसे यांत्रिकी, है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स, है ना। तो यांत्रिकी, जिसमें हम वस्तुओं की गति और उनके बलों का अध्ययन करते हैं यांत्रिकी में। ध्वनि विज्ञान, है ना, जिसमें हम ध्वनि तरंगों का अध्ययन करते हैं। तरल यांत्रिकी, जिसमें द्रव और गैस के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। एक ही गति विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स, जिसके अंतर्गत वस्तुओं की गति का गणितीय अध्ययन होता है। अब देखो ये जो यांत्रिकी है ना स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है ना। जनरली स्कूल में भी आपने किताबों में देखा होगा यांत्रिकी। अब इस यांत्रिकी के अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं द्रव्यमान के बारे में, आखिर में क्या होता है द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान क्या होता है, तो अब उसको समझना। द्रव्यमान, जैसे मान लो, है ना, जैसे मान लो कि एक डब्बा है ना, एक कोई डब्बा है, उस डब्बे में 5 सेवफल रखे हैं, या 5 जो है उसमें आप कुछ भी वस्तु समझ लो कि 5 उसमें लड्डू रखे हैं एक डब्बे में। तो उस डब्बे में जो लड्डुओं की मात्रा है कितनी है, वो 5 है। तो उसी प्रकार से डब्बे के अंदर लड्डू है, उसी प्रकार से दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों के, वो पदार्थ बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना है। हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर बना है। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हैं, और उन कोशिकाओं से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं, और अंगों से हमारा पूरा शरीर बनता है। तो इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों का निर्माण छोटे छोटे कणों से ही हुआ है। चाहे कोई जीवित वस्तु हो, चाहे कोई निर्जीव वस्तु हो, आपको सब में वो कण विद्यमान मिलेंगे। मतलब सबका निर्माण जो है उन कणों से हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ उनका एक परिमाण है ना, कुछ ना कुछ जो है उन पदार्थों का एक अपना क्या है, परिमाण है। तो द्रव्यमान जनरली हमें बताता है परिमाण को। परिमाण मतलब आप यूं बोल सकते हो, परिमाण का, या मतलब आप यूं समझ सकते हो कि मतलब उसमें कितनी क्वांटिटी है ना। आप यूं समझ सकते हो, है ना, कि उसमें कितनी क्वांटिटी है। मतलब जनरली हम इसको वॉल्यूम या मैग्नीट्यूड नाम से भी हम इसको जानते हैं, परिमाण को, है ना, मैग्नीट्यूड या वॉल्यूम, या आप सीधे और सरल शब्दों में समझ लें क्वांटिटी, है ना। मतलब मेरे अंदर जो है, जो छोटे छोटे कणों से किसी
वस्तु का निर्माण हुआ है, तो उन कणों का की जो क्वांटिटी है वो परिमाण है, और वो परिमाण जो है उसका पूरा मतलब वो है द्रव्यमान, मतलब इसके अंदर कितनी क्वांटिटी में कण भरे हैं। आप इसे समझो, किसी पदार्थ में कितनी क्वांटिटी में कण भरे हुए हैं, ये द्रव्यमान है ना, ये द्रव्यमान है। जबकि भार अलग चीज होती है। भार क्या होता है, तो भार जब हम मान लीजिए कि किसी भी वे मशीन पर हम जाकर खड़े हो गए कि भाई हमें भार नापना है कि भाई हमें कितना भार है, तो भार किसका है, हमारे अंदर जितने कण भरे हुए हैं उन कणों का ही वजन है। मतलब हमारा भार एक्चुअल में क्या है, हमारे शरीर में या किसी भी पदार्थ का अगर हमें वजन करना हो, भार करना हो, तो उस पदार्थ में जितने भी कण भरे हुए हैं उन कणों का जो भार होगा, उन कणों का जो भार होगा वही वही उस पदार्थ का भी भार होगा, है ना। लेकिन उन कणों का जो भार है हमने उसको क्या कहा, मतलब उन कणों की जो क्वांटिटी उसको हमने क्या कहा, द्रव्यमान। जबकि हम भार को अलग बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं उसको समझो। किसी भी पदार्थ में कण है, उन कणों की क्वांटिटी है परिमाण, लेकिन जब हम भार करते हैं तो उस भार में जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी अपनी भूमिका निभाता है। जैसे हम किसी भी वे मशीन पर खड़े हैं तो द्रव्यमान हमारा हो सकता है कि कुछ अलग हो, लेकिन भार जो होगा वो हमारा क्या होगा, जिसमें गुरुत्वीय प्रेशर जो है हम उस वस्तु पर लगेगा, और उस गुरुत्वीय प्रेशर से उस वस्तु का जो भार है वो अलग निकल कर आएगा उसके द्रव्यमान से। मतलब द्रव्यमान मतलब उसमें कितनी क्वांटिटी है कणों की। लेकिन जब हम भार करते हैं तो उसमें जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी अपनी भूमिका निभाता है। आप यूं समझ लें कि जैसे ये पेन है, मैंने किसी तुला पर रखा है इसको तोलने के लिए, इस पेन ने वजन आया इसका 100 ग्राम, लेकिन जैसे ही मान लो मैं इसके ऊपर कुछ प्रेशर ऐसे डाल दूं उंगली से, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं मिस्टर इंडिया हूं, आपको नहीं दिखाई दे रहा, और मैंने इसे प्रेशर डाल दिया इस कलम पर इस प्रकार से, तो इसके भार में वृद्धि हो जाएगी ना, है ना, इसके भार में वृद्धि हो जाएगी। तो परिमाण अलग होता है, भार अलग होता है, भार में जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी अपनी भूमिका निभाता है। तो क्या चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण कम है या किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, तो क्या वहां पर भार अलग अलग होगा, तो बिल्कुल अलग अलग होगा। हो सकता है आप पृथ्वी पर 80 किलो के हो तो चंद्रमा पर जाकर आप 50 किलो के ही रह गए, है ना। जिन लोगों को कम वजन करना हो तुरंत, वो तुरंत चंद्रमा पर पहुंच जाए, बहुत कम वजन हो जाएगा आपका, है ना। तो अलग अलग ग्रहों पर हमारा जो वजन है वो अलग अलग होगा, कारण है गुरुत्वीय प्रेशर। तो क्या द्रव्यमान भी बदलेगा? अगर हम अलग अलग ग्रहों पर जाएंगे तो क्या द्रव्यमान भी बदल जाएगा? एक डब्बे में 5 लड्डू हैं, चंद्रमा पर लेकर जाओगे तो 5 ही रहेंगे ना, बीच में खाना नहीं है ना। कहीं पर भी लेकर जाओ, जो उसके अंदर जो मटेरियल है उसके अंदर जो कणों की क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। मान लो कोई पदार्थ 1000 कणों से बना, चंद्रमा पर लेकर जाओ कण 1000 ही रहेंगे, शुक्र ग्रह पर लेकर चले जाओ कण 1000 ही रहेंगे, कहीं पर भी आप चले जाओ, है ना, कणों की जो संख्या है मतलब द्रव्यमान जो है वो सेम होगा, जबकि भार अलग होगा क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण का रोल होगा। मैंने अपने शब्दों में इसको समझाने की कोशिश की है, कण, है ना, कणों की संख्या, ये सब मेरे अपने शब्द हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। आप किताबों की परिभाषाओं में जाएंगे तो हो सकता है आपको उतनी आसानी से समझ ना आए, परंतु जो एक्चुअल द्रव्यमान और भार में अंतर है वो मैंने आपको समझाया। द्रव्यमान मतलब कि उस पदार्थ में जो कण है उनकी क्वांटिटी, और भार का मतलब उसका वजन। जब हम वजन करते हैं तो उसमें गुरुत्वाकर्षण भी अपना रोल निभाता है, जिसके कारण हो सकता है कि हमें उस वस्तु के द्रव्यमान से, एक्चुअल द्रव्यमान से जो वेट मिले वो कम भी मिल सकता है और ज्यादा भी मिल सकता है। आई बात समझ में? ठीक है। यांत्रिकी में हम द्रव्यमान के अतिरिक्त बल भी पढ़ते हैं। तो बल क्या होता है ना, भौतिकी में जो हम बल पढ़ते हैं तो बल क्या होता है, तो बल जनरली एक ऐसा धक्का है या एक ऐसा प्रेशर है जो किसी भी वस्तु, है ना, जो किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर दे, जो किसी भी वस्तु की आकार में परिवर्तन ला दे या किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन ला दे, वो बल है। जैसे ये पेन यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, मैं जैसे ही इस पर कोई ऐसे धक्का लगाऊंगा तो ये पेन अपनी स्थिति को बदल देगा, है ना, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, या हो सकता है मैंने इसको उठाकर ऐसे नीचे गिर दिया, या फिर ऐसा कोई रबर है ना, मान लीजिए कोई रबर है और उस रबर को मैंने पकड़ के से दबा दिया तो उसका आकार बदल गया,
तो जो मैंने उसके ऊपर जो प्रेशर लगाया ना, जिसकी वजह से ये अपनी स्थिति बदल रहा है या जिसकी वजह से ये अपना आकार बदल रहा है, मान लो मैं ऐसे करके इसको बीच में से तोड़ दूं, है ना, तो ये क्या करेगा, अपना आकार बदल देगा। तो जो मैंने इसकी स्थिति या इसके आकार को बदलने के लिए जो बल, जो मैंने धक्का लगाया या फिर जो मैंने प्रेशर लगाया, वही है बल। चाहे आप कहीं पर भी देख लो, बल का मतलब वही होता है, जैसे कोई मोटरसाइकिल रखी है, चल नहीं रही, तो हम धक्का लगाते हैं, मतलब हम उस पर बल लगाते हैं, तो वो अपनी स्थिति को बदल देती है। कार को धक्का लगाते हैं, कार आगे बढ़ती है, मतलब उस पर क्या लगाया, हमने बल लगाया, है ना। सरल शब्दों में समझो, किताबी भाषाओं में नहीं जाना। चलिए हम अगर बात करें यहाँ पर और आगे जाएं, है ना, तो जैसे ऊर्जा क्या होती है ना, क्योंकि यांत्रिकी में हम ऊर्जा के विषय में भी अध्ययन करते हैं। तो ऊर्जा होती है जनरली कार्य करने की क्षमता। अगर हम किसी पर बल लगा रहे हैं, बल लगाया और वस्तु आगे बढ़ी, मतलब ये कार्य हो गया, है ना। जब तक स्थिति, एक चीज और समझ लो, जब हम किसी पर बल लगाते हैं, बल लगाने पर अगर उसकी स्थिति में या उसके आकार में परिवर्तन न हो तो कार्य नहीं हुआ। कार्य कब माना जाएगा, जब बल लगाने पर वस्तु की स्थिति और उसके आकार में परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य नहीं हुआ। कार्य कब होगा, जब बल लगाने पर वस्तु की स्थिति और आकार में बदलाव हो तो कार्य हुआ। तो क्या हुआ स्टूडेंट, कार्य हुआ, है ना। दीवार को मैं दिन भर धक्का दूंगा, है ना, बल मैंने बहुत लगाया, मेरी सारी ऊर्जा चली गई, है ना, परंतु दीवार अपनी जगह से नहीं हिली, कार्य कितना हुआ। अगर कोई आपसे पूछेगा बताओ कार्य कितना हुआ, तो ना तो दीवार की स्थिति बदली, ना दीवार का आकार बदला, मतलब कार्य कितना हुआ, कार्य हुआ 0, कोई कार्य नहीं हुआ। लेकिन अगर दीवार की स्थिति बदल जाती, दीवार का आकार बदल जाता, तो कार्य, कुछ कार्य होता, है ना। अब मुझे बल लगाने के लिए, मतलब बल लगाने के लिए मतलब मुझे कार्य करने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता है वह मेरी क्या है, ऊर्जा। तो कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं, ऊर्जा, है ना। कार्य करने की शक्ति को कहा जाता है ऊर्जा। अब देखो एक और चीज जिस पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं फिजिक्स में ही, विस्थापन और वेग, इन दोनों में क्या अंतर है ना। विस्थापन और वेग में क्या अंतर है, तो देखो उसको सरल शब्दों में समझिएगा। ये सब यांत्रिकी के अंतर्गत चीजें पढ़ी जाती हैं, है ना। विस्थापन और वेग, इन दोनों में क्या अंतर है, सरल शब्दों में समझाऊंगा, अपने शब्दों में समझाऊंगा, बस समझ लीजिएगा। चलिए अब विस्थापन और वेग में क्या अंतर है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए कोई स्थान है, यहां पर एक बी नामक स्थान है, यहां पर एक सी नामक स्थान। अब मान लीजिए कोई बस यहां से चली, है ना, ऐसे चल रही है, ऐसे घूमती हुई, है ना, ऐसे घूमती हुई यहाँ पहुंची, ठीक है, और यहाँ से ऐसे घूमती हुई बस जो है वो यहाँ पहुंची। तो इस बस ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 50 किलोमीटर ये बस चली, है ना। ए से लेकर बी तक इस बस को चलने में 50 किलोमीटर लगे, बी से लेकर सी तक इस बस को जाने में लगे 40 किलोमीटर। मतलब ये बस टोटल कितनी चली, है ना, तो हम कहेंगे 90 किलोमीटर। मतलब ए से लेकर सी तक पहुंचने में कितना किलोमीटर इस बस को चलना पड़ा, तो चलना पड़ा 90 किलोमीटर। तो हम कहेंगे ए से लेकर सी तक पहुंचने में बस ने 90 किलोमीटर की दूरी तय की, है ना, ये हो गई दूरी। लेकिन अगर हम ए और सी को ऐसे सीधी रेखा से मिलाएं, है ना, कि देखेंगे भाई ए से सी एक्चुअल में कितना दूर है या ए से बी एक्चुअल में कितना दूर है। ऐसे घूमकर बस गई तो 50 किलोमीटर चली, लेकिन अगर हम ऐसे सीधी रेखा बना दें तो हम देखते हैं कि ए से बी जो है वो मात्र 25 किलोमीटर ही है, लेकिन ये बस जो इतनी घूमकर गई थी तो उसको लगे 50 किलोमीटर। तो ए से बी तक जो एक्चुअल दूरी है, मतलब ए से बी का जो विस्थापन है वो कितना है, 25 किलोमीटर। आप कितना भी घूम फिर कर जाओ वो दूरी में होगा, है ना। आप जितना भी घूम फिर कर यहाँ जितने किलोमीटर आपने तय किए वो आपकी एक प्रकार से दूरी हो गई कि आपने इतनी दूरी तय की। लेकिन ए से बी की जो एक्चुअल दूरी है ना, कोई टर्न वन कुछ नहीं, जो सीधी जो दूरी है वो है विस्थापन। मतलब कोई वस्तु यहाँ पर रखी, ए नामक स्थान पर कोई वस्तु रखी, है ना, या फिर आप ऐसा समझ लो कि कोई व्यक्ति, है ना, कोई व्यक्ति जिससे आपका झगड़ा हो गया, है ना, जैसे कोई दोस्त है आपका, झगड़ा हो गया, आपने उसको चांटा मारा, वो चला गया यहाँ से वो इंदौर गया, भोपाल गया, पता नहीं कहाँ कहाँ वो घूम फिर कर वापस जो है इंदौर आ गया।
मतलब इंदौर जाने से मतलब है कि इंदौर में घुमा फिरा, भोपाल गया, वो पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया और वापस इंदौर आ गया। और आप जिस कॉलोनी में रहते हो ना, उस कॉलोनी से जस्ट 100 मीटर दूर एक दूसरी कॉलोनी है, उसमें जाकर वो अब रहने लगा। वो अब आपके साथ नहीं रह रहा है रूम पर, वो अलग रह रहा है। अब मैं पूछूंगी भाई आपसे दूर हो गया, मैं पूछूं आपसे कितना दूर हुआ, या उसका आपसे क्या हो गया, उसका कहीं और विस्थापन हो गया, वो कहीं और जाकर रहने लगा, तो आप कहेंगे कि भाई बस 100 मीटर ही दूर वो मुझसे रहता है। मतलब वो आपसे कितना दूर चला गया, 100 मीटर दूर चला गया। जबकि वो भोपाल गया, बहुत सारे किलोमीटर घूम फिर कर आ गया, लेकिन आपसे वो दूर कितना है, एक्चुअल में आपसे दूर कितना है, तो बस 100 मीटर। एक्चुअल में दूर कितना है, तो 100 मीटर। तो ये जो 100 मीटर है ये विस्थापन है, और इतना सारा घूम फिर कर आया, तो ये है दूरी। आ रही बात समझ में कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी जितना भी पाथ आपने तय किया वो दूरी, विस्थापन एक्चुअल दूरी, मतलब एक्चुअल में वो कितना आपसे दूर है ना। सरल शब्दों में समझो, किताबी भाषाओं में मत जाओ, है ना। तो एक्चुअल में कोई वस्तु आपसे कितनी दूर है ना, वो है विस्थापन। अब देखो बात करते हैं वेग की, है ना, कि वेग क्या होता है। तो इकाई समय में चली गई दूरी, है ना, एक इकाई समय में चली गई दूरी, मतलब कि मैंने एक घंटे में मैं 10 किलोमीटर चला, तो मेरा वेग कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया मेरा वेग। मतलब एक इकाई समय में कुछ भी ले सकता हूं। मैं 2 घंटे ले सकता हूं, मैं 10 मिनट ले सकता हूं, मैं 60 मिनट ले सकता हूं, मैं 30 मिनट ले सकता हूं। उस इकाई समय में मैं कितना चला, मैं मान लीजिए कि मैं यहां से चलना मैंने शुरू किया, मैं गया 10 मिनट का हमने इकाई समय लिया, है ना। हमने जो समय तय किया वो समय तय किया हमने 10 मिनट, है ना, ये हमारा इकाई समय है। अब मैं यहाँ से चला 10 मिनट में, मैं 10 मिनट में कहीं गया, मार्केट वगैरह जाकर घूम फिर कर मैं वापस, पहले मैं यहाँ खड़ा था, अब मैं यहाँ आकर खड़ा हूँ, है ना, पहले से 2 फीट दूर आकर मैं खड़ा हो गया। 10 मिनट में इतना सारा घूम फिर कर मैं आ गया, है ना। तो मेरा वेग कितना हुआ, तो भाई मैं 10 मिनट में मैं 1 किलोमीटर चला, तो भाई 1 किलोमीटर मैं 10 मिनट में चला, तो 20 मिनट में मैं 2 किलोमीटर चलूंगा, 30 मिनट में मैं 3 किलोमीटर चलूंगा, मतलब कि मैं 60 मिनट में कितना चलूंगा, तो मैं 60 मिनट में देखा जाए तो 6 किलोमीटर चलूंगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये मेरा वेग हो गया। आप इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा विस्थापन कितना हुआ, तो मेरा विस्थापन, मैं जहां से मैंने शुरू की थी यात्रा और जहां मैं अब खड़ा हूं उससे बस 1 फीट दूर ही हूं। मैं पहले 1 फीट दूर इधर था, अब मैं 1 फीट इधर हूं, मतलब मैं 1 फीट इधर था, अब मैं 1 फीट इधर हूं। मतलब मेरा विस्थापन कितना हुआ, मात्र 1 फीट, है ना। मैं यहां से यहां आया, विस्थापन हुआ 1 फीट, दूरी तय की मैंने 1 किलोमीटर, है ना। और मेरा वेग कितना था, तो अगर घंटे में निकालें तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये मेरा वेग था, है ना। तो दूरी, विस्थापन, वेग, इन तीनों को आप सरल शब्दों में समझे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है ना। तो यांत्रिकी में जनरली यही चीजें पढ़ी जाती हैं। त्वरण भी पढ़ा जाता है। त्वरण क्या होता है, स्कूलों में पढ़ाया है ना। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मेरी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, फिर मेरी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, इसको बोला जाता है त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है वो भी आप समझे होंगे। अब देखो ध्वनि विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, तो ध्वनि विज्ञान में जनरली हम ध्वनि की तरंगों का अध्ययन करते हैं। जो ध्वनि की तरंगे हैं ना, जनरली हम क्या करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अब ध्वनि की तरंगों का जब अध्ययन किया जाता है तो जनरली क्या पढ़ा जाता है उसको समझो। तो हम ध्वनि तरंगों के अध्ययन में ये देखते हैं कि भाई ध्वनि की जो तरंगे हैं वो तरंगे कौन से माध्यम में गति करती हैं, है ना। अनुदैर्घ्य है कि अनुप्रस्थ है ना। तरंग नामक अध्याय में आप पढ़ते हैं इन चीजों को कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्घ्य होती हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, वो आप याद रख लीजिएगा। देखो ध्वनि की यदि हम बात करें तो ध्वनि की जो तरंगे हैं जनरली वह, है ना, अगर हम ध्वनि तरंगों की बात करें तो ध्वनि की जो तरंगे हैं वो अनुदैर्घ्य प्रकृति की जो तरंग है ना, ध्वनि की तरंगे जो है वो अनुदैर्घ्य होती हैं जनरली। और इसके अगर हम संचरण की बात करें, है ना, कि ये कहाँ पर इसका संचरण होता है, मतलब ये कौन से माध्यम में ये ट्रेवल करती हैं, तो ठोस माध्यम में ध्वनि ज्यादा ट्रेवल करेगी, जबकि निर्वात में बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करेगी। मतलब ठोस
द्रव और गैस, जैसे जैसे हम ठोस से द्रव में आएंगे ध्वनि की स्पीड कम होगी, द्रव से गैस में आएंगे तो ध्वनि की स्पीड कम होगी, निर्वात में जाएंगे तो ध्वनि बिल्कुल गायब होगी। मतलब ध्वनि जो है वो ठोस में ही ट्रेवल करती है। ध्वनि की जो तरंगे हैं, है ना, यांत्रिक तरंगे जो होती हुई ध्वनि की, वो ठोस में ही ज्यादा ट्रेवल करती हैं, है ना। ये एमपीपीएससी ने पूछा हुआ भी है। जैसे आपने देखा होगा मंदिर में हम जो घंटा बजाते हैं, है ना, तो अगर वो घंटा मान लो कि किसी ऐसे मटेरियल का हुआ, जैसे मान लो रबर का हुआ, है ना, रबर उतना ठोस नहीं होता, तो क्या बहुत जोर से आपको आवाज सुनाएगी क्या? बताइए जल्दी, क्या बहुत जोर से आपको आवाज सुनाएगी? नहीं सुनाएगी ना। लेकिन अगर वही घंटा मान लो कि किसी पीतल या तांबे का हुआ, है ना, कोई पीतल या तांबे का हुआ, तो आपको आवाज कैसी सुनाएगी, है ना, आपको आवाज कैसी सुनाएगी? तो आपको आवाज सुनाएगी, बहुत तेज आवाज सुनाएगी, है ना। मतलब कि ठोस में ध्वनि ज्यादा ट्रेवल करती है, अनुदैर्घ्य प्रकृति की तरंग होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ होता है ना, ये भी आप सुन लो, प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है। प्रकाश ठोस में कम ट्रेवल करता है, निर्वात में ज्यादा ट्रेवल करता है, गैस में ज्यादा ट्रेवल करेगा, परंतु ध्वनि अपोजिट, ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य है, प्रकाश अनुप्रस्थ है, प्रकाश ठोस में कम ट्रेवल करेगा, जबकि ध्वनि ठोस में ज्यादा ट्रेवल करेगी, है ना। इसको आप समझ लेना, है ना। आप किसी भी लकड़ी को किसी ठोस पर मारो, बहुत जोर से आवाज आएगी, और उसी लकड़ी को आप कहीं पानी पर मारो या कहीं रबर पर मारो, बिस्तर पर मारो, कंबल पर मारो, आवाज नहीं आएगी। वही लकड़ी आप ले जाकर किसी लोहे के दरवाजे पर ऐसे जैसे ही लोहे के दरवाजे पर आप उस लकड़ी को मारोगे तो बहुत तेज आवाज आएगी, है ना। तो ध्वनि ठोस में ज्यादा ट्रेवल करती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तरल यांत्रिकी में जनरली द्रव और गैस के जो प्रवाह हैं, है ना, उन प्रवाहों का अध्ययन जनरली यहाँ पर किया जाता है। और जो गति विज्ञान है उसमें वस्तुओं की गति का गणितीय अध्ययन होता है। ये भी मतलब आप यूं समझिए कि इन सारे टॉपिकों पर बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, है ना, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अपने सिद्धांत दिए हुए हैं, यांत्रिकी में, ध्वनि विज्ञान में, तरल यांत्रिकी में, गति विज्ञान में, है ना। यहाँ पर तो भाई हमारे न्यूटन महोदय ने तो गति के नियम दिए हैं। आगे देखेंगे गति के नियमों के बारे में भी हम, प्रथम द्वितीय और तृतीय नियमों को, जड़त्व के नियम को सब आगे देखने वाले हैं। चलिए, तो ये शास्त्रीय भौतिकी तथा उस शास्त्रीय भौतिकी में पढ़ी जाने वाली कुछ प्रमुख चीजों को हमने देखा। अब आधुनिक भौतिकी की बात करें तो उसमें यह 20वीं शताब्दी के बाद के नए सिद्धांतों और अवधारणाओं पर आधारित है। जैसे होता है ना आधुनिक भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास, है ना। तो 20वीं शताब्दी के बाद से जो नए सिद्धांत और अवधारणाएं इसमें आई, फिजिक्स में, उनका अध्ययन होता है। अब इसके प्रमुख क्षेत्र है सापेक्षता, है ना, समय, स्थान और द्रव्यमान के संबंध में आइंस्टीन ने सिद्धांत दिए। आइंस्टीन का इतना बड़ा योगदान है कि आइंस्टीन ने जैसे ही ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया, भैया फिजिक्स का कल्चर ही बदल गया। मतलब फिजिक्स में जो पुराने हमारे सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों के विषय में भी सोचने पर हमें मजबूर होना पड़ा, जैसे ही आइंस्टीन इस सापेक्षता के सिद्धांत को देते हैं। समय, स्थान और द्रव्यमान के संबंध में आइंस्टीन ने अपना सिद्धांत दिया, और इसी सापेक्षता के सिद्धांत के कारण आइंस्टीन जो है आज इस दुनिया के महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वह है प्रारंभिक ज्ञान, है ना। तो आप बस प्रारंभिक ज्ञान रखें, बाकी सापेक्षता का सिद्धांत तो मैं 3 दिन तक पढ़ाऊं तो भी खत्म न हो, इस प्रकार का सिद्धांत है ना। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस सिद्धांत को दिया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटम भौतिकी, है ना। क्वांटम भौतिकी सूक्ष्म कणों का अध्ययन, मतलब कि ये मानते हैं क्वांटम भौतिकी में कि भाई इस दुनिया में समस्त पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से बना है ना, सूक्ष्म कणों से बना है ना, सूक्ष्म कणों से बना है। और उन सूक्ष्म कणों का अध्ययन जो है इस क्वांटम भौतिकी में किया जाता है। किसका? सूक्ष्म कणों का अध्ययन, है ना। अब आप सोच रहे हो सर ये क्वांटम का मतलब क्या होता है ना। सापेक्षता का तो मतलब चलो समझ में आया, लेकिन ये क्वांटम क्या होता है? तो देखो मैं आपको सरल शब्दों में बता देता हूं, है ना, अपने देशी शब्दों में समझना। जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए और मार्केट में से आपको मान लीजिए कि
घर वालों ने कुछ भी खरीदने के लिए आपको भेजा, है ना, जैसे मान लीजिए आप खरीदने गए, आलू खरीदने गए। अब आपको कहा गया कि भाई आलू खरीद कर ला, चलो आलू छोड़ो, है ना, क्योंकि इसमें तो आपके बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे कि सर आलू में तो हम आधा आलू भी ला सकते हैं खरीद के, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन बोलने में क्या है, दुनिया कुछ भी बोल सकती है। कुछ और खरीदने जाते हैं हम मार्केट में। चलो हम मार्केट में खरीदने गए हैं मोबाइल, है ना, मोबाइल खरीदने गए। हम मोबाइल खरीदने के लिए जैसे ही मार्केट पहुंचे, अब आप मुझे बताओ कि अधिकतम कितने मोबाइल खरीद सकते हो। आपको मोबाइल खरीदना है, अधिकतम कितने खरीद सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी होगी, जितना जेब में पैसा होगा। आपको 100 मोबाइल की जरूरत है, आप 100 खरीद सकते हो, आप 1000 मोबाइल खरीद सकते हो, आप 1,00,000 मोबाइल खरीद सकते हो, आप चाहो तो करोड़ों में मोबाइल भी खरीद सकते हो। गवर्नमेंट तो खरीदती है, लोगों को बांटती है, तो है ना, तो आपकी जितनी कैपेसिटी उतने आप अधिकतम मोबाइल खरीद सकते हो। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई न्यूनतम कितने खरीद सकते हो, आप न्यूनतम कितने मोबाइल खरीद सकते हो? 2। न्यूनतम कितने पॉसिबल हो सकते हैं? आपके द्वारा खरीदे गए मोबाइलों में न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? आप सब कहोगे सर 1, क्योंकि 1 के बाद तो कोई मोबाइल की संख्या है नहीं, कोई आधा मोबाइल कोई खरीदता है क्या? कभी मोबाइल वाले के पास गए तो ऐसा बोलते हो, एक काम करो यार, एक काम करो, टच दे दो मुझे और ये पीछे का हिसाब रख लो, सिर्फ मुझे आधा मोबाइल ही चाहिए, है ना? वो तुरंत आपको क्या करेगा, दुकान से बाहर भगा देगा। ऐसा तो नहीं करते हो ना कि ये काम करो, कीपैड दे दो, स्क्रीन रख लो, मुझे बस आधा मोबाइल ही चाहिए। नहीं, पॉसिबल संख्या क्या हो सकती है? 1। मोबाइल को खरीदने की पॉसिबल संख्या हो सकती है 1। भले आलू भी खरीदने जाओगे तो दुकानदार को ये थोड़ी बोलोगे आधा काट के दे दो, है ना, कम से कम आपको 1 आलू तो लेना ही पड़ेगा, है ना, आधे का वो क्या करेगा, खराब हो जाएगा। तो मोबाइल की संख्या न्यूनतम क्या हो सकती है? 1 हो सकती है ना। न्यूनतम क्या हो सकती है? 1। अधिकतम कितनी भी हो सकती है? तो ये जो न्यूनतम संख्या है मोबाइल खरीदने की, है ना, ये एक प्रकार से क्वांटम है। कैसे? अब समझना थोड़ा फिजिक्स में। हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो क्या मैं उस पदार्थ को तोड़ूंगा तो क्या मैं उसको उसके कणों में बांट सकता हूं? बिल्कुल बांट सकते हैं। एक पदार्थ है, उसके पहले 2 भाग किए, 4 भाग किए, 8 भाग किए, 16 भाग किए, 32 भाग किए, ऐसे हम इस पदार्थ को छोटे छोटे भागों में बांटते गए। अब एक समय ऐसा आएगा कि उसके बाद हम उस पदार्थ को 2 भागों में नहीं बांट सकते। मतलब इस पदार्थ का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा कि भाई इसके बाद हम इस पदार्थ को 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते, ये इस पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा है ना, मतलब इस पदार्थ के गुण इसमें विद्यमान है और ये इस पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा है। इसके बाद हम इस पदार्थ को इसके अन्य टुकड़ों में नहीं विभाजित कर सकते। एक प्रकार से वही है क्वांटम, है ना, एक प्रकार से वही जो है क्वांटम, कि भाई सबसे न्यूनतम मात्रा, है ना, सबसे न्यूनतम मात्रा। तो जो सूक्ष्म कण होते हैं, है ना, उनका अध्ययन होता है इस क्वांटम फिजिक्स में। पदार्थ विज्ञान में जनरली हम ठोस और तरल पदार्थ की संरचना देखते हैं और उनके गुणों को पढ़ते हैं कि कैसे इनकी संरचना हुई, क्या इनके गुण हैं, ये सारी चीजें। अब देखो तीसरा है फिजिक्स का जो क्षेत्र है, उसमें विद्युत और चुंबकत्व का भी अपना एक क्षेत्र है ना, जिस विद्युत में हम विद्युत आवेश, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करते हैं, है ना। विद्युत आवेश क्या होते हैं? तो जनरली प्लस माइनस, है ना, विद्युत आवेश होते हैं, है ना, जिसमें विद्युत धाराएं बहती हैं और उन विद्युत धाराएं, है ना, विद्युत धाराएं जो होती है ना, जनरली ये इन आवेशों का प्रवाह है ना। आप करंट जब कभी आपने पढ़ा होगा तो हम देखते हैं उसमें भी जो विद्युत धारा, मतलब आवेशों का जो प्रवाह होता है, मतलब जो आवेश होते हैं प्लस माइनस, उनका जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह की दर को ही, मतलब उस प्रवाह को ही जनरली विद्युत धारा कहा जाता है। मतलब मैं सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो विद्युत धारा का मतलब है विद्युत आवेशों का प्रवाह। रट लो बच्चों इसको, है ना। विद्युत धारा से मतलब है ना, विद्युत धारा से क्या मतलब है? विद्युत आवेशों का प्रवाह, है ना। आवेश के प्रवाह की जो दर है वही जनरली विद्युत धारा है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो मान लीजिए कि चुंबक है, इस चुंबक के पास आप कोई लोहा या दूसरी चुंबक लेकर ऐसे पास में आते हो, तो एक ऐसा समय आएगा कि ये चुंबक इस चुंबक का आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करने लगेगा।
है ना, दो चुंबक को अगर आप ऐसे पास लेकर आओगे तो आप देखोगे कि एक ऐसा समय आएगा कि उस समय के बाद या तो अगर अपोजिट ध्रुव होंगे तो आकर्षण आपको देखने को मिलेगा, और अगर सेम ध्रुव होंगे तो आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि बस ये जो चुंबक यहाँ रखे हुए ना, इसका प्रभाव इस चुंबक पे भी पड़ने लगा। मतलब जहां से वो प्रभाव पड़ना शुरू होता है वो होता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, कि भाई जहां पर इस चुंबक के चुंबकत्व को महसूस किया जाए, है ना, कि भाई इससे इधर जाएंगे तो या तो ये चुंबक अपने पास चिपका लेगी या यहाँ से दूर कर देगी, यहाँ से आगे आपको नहीं आने देगी, है ना। मतलब इस चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र हो वो इस चुंबक का जो एरिया होता है ना, जहां पर इसके चुंबकीय गुण विद्यमान होते हैं उसे जनरली चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो ये बड़ा खतरनाक टॉपिक है ना। मैं सरल शब्दों में बता देता हूं कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कंपन के कारण उत्पन्न होने वाली जो तरंगे हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के बीच में कंपन के कारण जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें जनरली हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि सिलेबस की मांग यही है, ठीक है, आप इतना याद रखें। ताप और ऊष्मा विज्ञान, इसमें हम ऊष्मा पढ़ते हैं, तापमान पढ़ते हैं, ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख सिद्धांत है ऊष्मा गतिकी के नियम और ऊष्मा हस्तांतरण के नियम, है ना। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कैसे होता है जानते हो ना। हीट ट्रांसफर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, आप खुद जवाब देंगे कि ऊष्मा कहां से कहां जाती है। आपने एक ग्लास में, मतलब आपने दूध गर्म किया और उस दूध को आपने ग्लास में भरा। आप जैसे ही उस ग्लास को उठाओगे, बताओ ग्लास आपको ठंडी लगेगी या गर्म लगेगी। ग्लास स्टील की है, गर्म लगेगी या ठंडी लगेगी, जल्दी बताओ। बिल्कुल आपको क्या लगेगी, गर्म लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि आपका हाथ है ठंडा, ग्लास है गर्म। अब आपका हाथ भी क्या हो गया, गर्म हो गया। या आप अपने हाथ के बजाय अगर कोई लोहे का टुकड़ा उस ग्लास के पास रखोगे या कोई स्टील कि एक और ग्लास उस ग्लास के पास रखोगे तो आप ये देखोगे कि वो ग्लास भी क्या होगी, गर्म हो जाएगी। मतलब जो ठंडी वस्तु है वो गर्म वस्तु के पास जाती है तो वो गर्म वस्तु उस ठंडी वस्तु को भी गर्म कर देती हैं। घरों में जब हम इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं कपड़ों के, कपड़े ठंडे होते हैं, प्रेस गर्म होती हैं। जैसे ही प्रेस घुमाते हैं तो उस प्रेस की जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाती है किसमें, उस कपड़े में। मतलब जो ऊष्मा है वो गर्म से किधर ट्रांसफर होती है, ठंडे में, है ना। गर्म से ट्रांसफर होती है हीट ठंडे में, ये ऊष्मा का हस्तांतरण है, ठीक है। ऊष्मा गतिकी के कुछ नियम है ना, थोड़ा अगर हम चाहें तो उन नियमों पर भी चर्चा कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं ऊष्मागतिकी के ऊष्मागतिकी के क्या क्या नियम है ना, किन नियमों को हमें पढ़ना होता है ना। चलिए तो सबसे पहले इसमें ऊष्मागतिकी के नियमों को देखें तो 4 नियम है ना। एक है जीरो लॉ, शून्य नियम, है ना। उसके बाद आता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फिर आता है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, और फिर उसके बाद आता है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। मैं इन तीनों ही नियमों को सरल शब्दों में आपको समझाता हूं, आप सरल शब्दों में समझिएगा, ठीक है। ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है वह है शून्यता का नियम, है ना। पहला नियम है शून्यता नियम या शून्य नियम। अब देखो इसमें क्या होता है, तो शून्यता का नियम ये कहता है, सरल शब्दों में समझो, कि मान लो कि 2 ऐसी छड़ रखी हुई हैं जिन छड़ों का तापमान है 8 डिग्री, इस छड़ का तापमान भी है 60 डिग्री। अगर इन दोनों ही छड़ों के बीच में एक और छड़ रख दी जाए और इस छड़ का तापमान है 30 डिग्री, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये तीनों ही छड़ें आपस में साम्य हो जाएगी। साम्य कैसे होगी, मतलब कि इसका तापमान है 60 डिग्री, इसका तापमान है 30 डिग्री, इसका तापमान है 60 डिग्री, इसका 30 है ना। तो क्या होगा कि ये तीनों ही एक सेम टेम्परेचर में हो जाएगी। मतलब 60 और 60 120 और 30 कितना होता है, 150। अब 150 के 3 टुकड़े करोगे मतलब 50, 50 और 50। मतलब कि ये तीनों ही छड़ें 50 डिग्री, 50 डिग्री और 50 डिग्री के टेम्परेचर में मतलब कि साम्य अवस्था में पहुंच जाएगी, है ना। मतलब कि
ऊष्मा का जो प्रवाह है वो उच्च से निम्न की ओर होगा, है ना। ये उच्च है, इधर भी उच्च है, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, मतलब ये निम्न डिग्री है। तो इधर से भी ऊष्मा इसको मिलेगी, इधर से भी ऊष्मा इसको मिलेगी। कब तक मिलेगी? जब तक ये तीनों सेम ना हो जाए, मतलब ये तीनों क्या ना हो जाए, साम्य ना हो जाए। और जैसे ये तीनों साम्य हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये साम्य में पहुंच जाएंगे, मतलब एक प्रकार से ये शून्यता के नियम को ये शो करते हैं। ठीक है, तो सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया इस नियम को। अब यदि हम बात करें प्रथम नियम की, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो यही कहता है कि भाई ऊष्मा या हम बात करें ऊर्जा की, तो उसे न तो पैदा किया जा सकता है, मतलब उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, हम सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा जो हीट होती है ना, वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होगी, न तो पैदा किया, जैसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं ना, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है, नहीं उत्पन्न, है ना, उसको सिर्फ एक स्थान से एक रूप से दूसरे रूप में हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो ऊष्मा में भी यही है। ठीक है, जो ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है, जो ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है, वो दूसरा नियम ये कहता है कि ऊष्मीय ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता, है ना। ऊष्मीय ऊर्जा को पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता। मतलब कि मान लीजिए कि आपने खाना खाया और आपको कुछ ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त हुई, मान लीजिए आपको ऊर्जा प्राप्त हुई 100, तो ऐसा नहीं है कि आप 100 की 100 ऊर्जा को आप यांत्रिक ऊर्जा में खर्च कर देंगे। आपकी जो 100 ऊर्जा है, मतलब आपकी जो ऊर्जा की मात्रा है 100, वो 100 की 100 मात्रा आप यांत्रिक ऊर्जा में खत्म नहीं करेंगे, है ना। मतलब आप और सरल शब्दों में यूं समझ लो कि जैसे कि मान लीजिए कि मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल में आपने पेट्रोल डलाया, ऊष्मीय ऊर्जा बनी, ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुई, तो ऐसा नहीं होगा कि जितनी ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही है वो पूरी की पूरी ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा नहीं होता है। एमपीपीएससी से प्रश्न कर सकता है कि ऊष्मीय ऊर्जा क्या पूर्ण रूप से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है? नहीं। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि बिल्कुल नहीं होती है ना। मतलब पूरी की पूरी ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। और तीसरा नियम ये कहता है कि कोई भी अगर क्रिस्टली ठोस हो तो उसकी जो एंट्रोपी होती है वो शून्य होती है। अगर कोई भी क्रिस्टली ठोस हो, है ना, जितने भी क्रिस्टली ठोस, हालांकि सभी क्रिस्टली ठोस पर ये लागू नहीं होता, लेकिन क्रिस्टली ठोस की जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, शून्य होती है। एंट्रोपी से आप यूं समझ लो कि अभी हमने देखा ना कि ऊष्मीय ऊर्जा का सारा भाग यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब जो सारा भाग कन्वर्ट नहीं होता, मतलब बहुत सारा भाग कन्वर्ट होता है यांत्रिक ऊर्जा में, लेकिन ऊष्मीय ऊर्जा का जो भाग यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होता, जनरली आप उसे एंट्रोपी समझे, है ना। तो क्रिस्टली जो पदार्थ होते हैं उनकी जो एंट्रोपी है वो पूर्ण रूप से शून्य होती है, हालांकि ये सारे क्रिस्टलों में मान्य नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 मैंने आपको बेसिक से नियम बताए हैं, इन 3 नियमों को जो है आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए, अब भौतिकी के अंतर्गत हम जो और आगे देखते हैं, तो हम भौतिकी का एक और क्षेत्र है ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल भौतिकी, है ना, जिसको हम कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोफिजिक्स भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड, ग्रह, तारे और आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम अध्ययन करते हैं ब्लैक होल का, है ना, कि कैसे ये ब्रह्मांड बना, बिग बैंग सिद्धांत का, कि भाई कैसे एक ऐसा गोला था, एक बैंग था, है ना, जो उसकी वजह से ही इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, तारों का विकास कैसे हुआ, ये सारा का सारा ब्रह्मांड विज्ञान में पढ़ा जाता है। नाभिकी भौतिकी में परमाणु नाभिक और उप परमाणविक कणों का अध्ययन किया जाता है। परमाणु क्या होता है, तो किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण, इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना, और उस परमाणु नाभिक में जो कण होते हैं उनका अध्ययन होता है नाभिकी भौतिकी में। इसके भी 2 क्षेत्र हैं, एक रेडियोधर्मिता जिसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, एक नाभिकी ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब नाभिक में नाभिक जो होता है वो कुछ ऐसी सिचुएशंस में अपने से ऊर्जा निकालता है, जिसे जनरली हम रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं, या नाभिक ऊर्जा हम जिसको बोलते हैं। ठीक है,
अब देखो भौतिक शास्त्र के हम प्रमुख सिद्धांतों की बात करें तो न्यूटन ने गति के नियम दिए, है ना, जो गति और बल के संबंध में है। न्यूटन कहता है कि भाई जो चीज जैसी है वो वैसी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगे, है ना, मतलब कि मैं चुपचाप हूं तो मैं चुप ही रहूंगा, है ना, मतलब मुझे चलना है तो बल लगाना पड़ेगा, मतलब कोई भी वस्तु तब तक गतिमान नहीं होगी जब तक कि उस पर बल न लगे, और कोई भी गतिमान वस्तु तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगे, है ना। तो ये जड़त्व का नियम भी है जनरली न्यूटन का। न्यूटन एक और नियम देता है कि भाई प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। आप नाव में खड़े हैं और आप नाव से जैसे ही समुद्र में या नदी में कूदेंगे तो आप आगे जाएंगे तो नाव भी कुछ पीछे जाएगी, मतलब प्रत्येक क्रिया के बदले क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। और तीसरा एक और सेकंड लॉ है जिसमें ये न्यूटन F इक्वल टू मतलब बल F इक्वल टू एम ए को मतलब इसमें प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आप इतना समझे। सापेक्षता का सिद्धांत हम देख ही चुके हैं, आइंस्टीन ने इसे दिया था। उष्मागतिकी के नियमों के विषय में हम बात कर चुके हैं। क्वांटम सिद्धांत ये किसने दिया था, तो क्वांटम सिद्धांत जो है ये दिया था मैक्स प्लांक व नील्स बोहर ने, है ना, मैक्स प्लांक और नील्स बोहर का ये क्वांटम सिद्धांत है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण बल का अध्ययन न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने बताया कि भाई पृथ्वी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो हमें इस पृथ्वी पर टिकाए हुए हैं, जिसकी वजह से हम इस पृथ्वी पर हैं, और उस गुरुत्वाकर्षण बल का भी एक क्षेत्र होता है, यदि हम उस क्षेत्र को पार कर जाएं तो हम जो है कभी वापस मतलब हम जो है इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से अगर पार होंगे तो हम जो है पलायन कर जाएंगे, मतलब, है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र से पार हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो बात करते हैं आगे, तो भौतिक शास्त्र के कुछ अनुप्रयोग, है ना, इंजीनियरिंग, जिसमें मशीन निर्माण, उसकी संरचना, डिजाइन और ऊर्जा उत्पादन, इनमें हम भौतिक शास्त्र का यूज करते हैं। इस समय भौतिक शास्त्र का यूज होता है, जैसे एक्सरे, है ना, ये भौतिक शास्त्र के ही एग्जाम्पल हैं सारे। एक्सरे संभव हुए फिजिक्स के कारण, MRI संभव हुई फिजिक्स के कारण, विकिरण से जो उपचार होता है वो संभव हुआ फिजिक्स के कारण। विमानन और अंतरिक्ष में उपग्रह प्रौद्योगिकी, जो हम रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, उपग्रह लॉन्च करते हैं, वो सब फिजिक्स के कारण संभव हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी में देखें तो ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर, लेजर तकनीक, ये सब भौतिकी की ही देन है। ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा, ये सब हम संभव हो पाई इसी भौतिक शास्त्र के कारण। मतलब हम यूँ देखें कि आज हम जितनी भी मशीनें देखते हैं, आज हम जितना भी विज्ञान की तरक्की देख रहे हैं, वो सब भौतिक विज्ञान या इस क्षेत्र की ही तरक्की है, जो भौतिक या फिजिक्स के कारण ही संभव हो पाई। भौतिक शास्त्र के कुछ महान वैज्ञानिक जैसे आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए, इन्हें भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। हालांकि सिर्फ हम आइजैक न्यूटन को भौतिकी का पिता कहेंगे तो गैलीलियो के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गैलीलियो को भी भौतिकी का पिता कहते हैं। लेकिन अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आइजैक न्यूटन द्वारा जिन सिद्धांतों को दिया गया, उन सिद्धांतों ने इस भौतिकी क्षेत्र में एक प्रकार से हम यूँ बोल सकते हैं कि एक क्रांति ला दी इन सिद्धांतों ने, जिस कारण आइजैक न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, मैक्सवेल विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत दिया, नील्स बोर, है ना, परमाणु संरचना के विषय में बताया, मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियोधर्मिता के विषय में बताया, स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान और ब्लैक होल आदि चीजों पर रिसर्च करके हमें बताया, ठीक है। तो ये भौतिक शास्त्र के कुछ महान वैज्ञानिक हुए। अब वर्तमान में भौतिक शास्त्र की क्या चुनौतियां हैं और किन पर शोध चल रहा है, तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन किया जा रहा है ना। जो डार्क मैटर है, डार्क एनर्जी है, उसका अध्ययन किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा, कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि एक मशीन बन रही है जो बताएगी भाई ब्रह्मांड कैसे बना, हम कैसे पैदा हुए, सारी चीज़ें वो बताएगी। मतलब जो डार्क मैटर है सारा इस ब्रह्मांड का, उसके ऊपर एनर्जी, उसके ऊपर पूरा अध्ययन हो रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग का काम चल रहा है, ग्रेविटेशनल वेव्स का अध्ययन किया जा रहा है, परमाणु संलयन से ऊर्जा उत्पादन कैसे की जाए, इस पर भी काम चल रहा है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम चल रहा है कि कैसे परमाणु संलयन से ऊर्जा बने, है ना, परमाणु विखंडन से ऊर्जा बनती है, परमाणु संलयन से कैसे ऊर्जा का उत्पादन हो। ब्रह्मांड के प्रारंभिक कणों की खोज पर काम चल रहा है कि कैसे ब्रह्मांड के प्रारंभिक कण को खोजा जाए कि भाई जिन कणों से ब्रह्मांड बना। तो भौतिकी में आज भी बहुत सारे ऐसी चुनौतियां और ऐसे क्षेत्र हैं
जो अभी भी रिसर्च बने हुए हैं भौतिक शास्त्र के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक भौतिक शास्त्र से संबंधित हमने जो विज्ञान की शाखा है उसको देखा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों प्रमुख शाखाएं हैं भौतिकी की, विज्ञान की। तो इन तीनों ही शाखाओं के विषय में हम इसी प्रकार से हल्का फुल्का एक अध्ययन करेंगे। हालांकि भौतिकी में पढ़ने को बहुत सारा है, हम चाहें तो 50 या 60 क्लास भौतिकी पे कंप्लीट कर दे तो भी भौतिकी कंप्लीट नहीं होगी, परंतु सिलेबस की डिमांड है प्रारंभिक ज्ञान। तो सिर्फ और सिर्फ हमें भौतिकी का एक प्रारंभिक ज्ञान चाहिए कि आखिर में भौतिकी है क्या, है ना। तो वो हमने समझा, देखा। कल की क्लास में हम बात करेंगे रसायन और भौतिकी विज्ञान की एक और शाखा जिसका नाम है बायोलॉजी, और फिर उसके बाद हम और भी शाखाओं के विषय में पढ़ेंगे और इस टॉपिक को, इस यूनिट को हम कंप्लीट करेंगे। आप बने रहिए आगाज इंस्टीट्यूट के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।